वर्डप्रेस बेस्ट सीएमएस जाना जाता है और वर्डप्रेस को ही यूज करते हुए आप क्विकली ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपनी ब्लॉग्स या वेबसाइट की। अगर आप बिगिनर हैं और न्यू ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं वो तमाम चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो कि एक नए ब्लॉग को सेटअप करते हुए आपको पहले ध्यान में रखनी है और फिर अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाना स्टार्ट करना है। जी हाँ, अगर आप इसी ऑप्टिमाइजेशन को फॉलो करेंगे तो गूगल में भी हाई रैंकिंग के चांसेस होंगे आपके। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं वर्डप्रेस की वो तमाम बेसिक ऑप्टिमाइजेशन कवर करूंगा जो किसी भी नए ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी होती हैं। आपके ब्लॉग का लेआउट कैसा होना चाहिए, उसके अलावा बेसिक ट्वीक जितनी भी एक नए ब्लॉग को सेटअप करने से पहले आपको डबल चेक करनी होती है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी को फोकस करते हुए अपना ब्लॉग या वेबसाइट बिल्ड करते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल सर्च इंजन या किसी भी और सर्च इंजन के लिए। वर्डप्रेस बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाला सीएमएस है, तभी ये यूज किया जाता है तमाम ब्लॉग्स, वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर्स, बिजनेस वेबसाइट और तमाम टाइप्स की वेबसाइट आप इसमें क्रिएट सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका दिल करता है, जो आप सोच सकते हैं, वो तमाम टाइप्स के ब्लॉग यहाँ तक के फोरम भी आप वर्डप्रेस में ही क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकली कुछ बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, पर अगर आप ऑन साइट एसईओ से रिलेटेड कोई चीज डिटेल में देखना चाहते हैं, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और ऑफ साइट उसी तरह काम करेगा जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं। उसके लिए भी आप मेरी कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम सिलेक्शन की। थीम सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्योंकि मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ फ्री और प्रीमियम थीम्स अवेलेबल हैं। तो आपने ये देखना होता है कि कौन सी थीम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतरती है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको थीम सिलेक्शन से पहले ध्यान में रखने हैं वो ये है कि आपकी थीम आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को रिस्पॉन्सिव बनाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू मोबाइल स्क्रीन और टैबलेट वो ऑप्टिमाइजेशन खुद अपने बिहाफ पे करें उन स्क्रीन को देखते हुए जिसके ऊपर वो वेबसाइट ओपन हो रही है। और मोबाइल सर्चेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप देखते भी हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इस टाइम वर्ल्ड वाइड मोबाइल डिवाइसेस से ही आ रही होती है। और आपने ऐसे थीम अवॉइड करने हैं जो कि आपको बिल्ट इन कन्विंस करते हैं एक्स्ट्रा प्लगइन्स और स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट या इंस्टॉल करने पर। क्योंकि तीसरा फैक्टर उसी से रिलेटेड है कि आपने जब थीम इंस्टॉल करनी है तो आपने उनकी थीम डिटेल्स में ये जरूर चेक करना है कि वो आपको गूगल पेज स्पीड कितनी ला के देंगी, जिसमें आप जीटी मैट्रिक्स का स्कोर भी देख सकते हैं और उसके अलावा पिंगडॉम भी इसी में शामिल होता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट पर प्लगइन्स और स्क्रिप्ट्स का लोड डालते चले जाएंगे तो आपकी वेबसाइट और ब्लॉग का ओपनिंग टाइम भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी डोमेन स्ट्रक्चर की। डोमेन स्ट्रक्चर वो होता है जिस तरह आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट की यूआरएल में नजर आ रहा होता है कि कुछ वेबसाइट्स ने www को यूज कर रखा होता है और कुछ वेबसाइट्स इसको नहीं यूज करती और डायरेक्टली डोमेन स्ट्रक्चर यानी कि abc.com डायरेक्टली ओपन हो रहा होता है। तो अगर आप नई डोमेन स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन को यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा उसकी बैकलिंकिंग स्ट्रक्चर को देखना है, गूगल में जाकर उसको चेक करना है कि उसके ऑलरेडी यूआरएल या www के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे या सिंपल यूआरएल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। वर्डप्रेस की एक खासियत है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ इस सेटिंग्स या जनरल के टैब में जब आप जाते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा होता है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं और जो भी स्ट्रक्चर यहाँ आप मेंशन करेंगे वो दूसरा वर्जन ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा जो भी वर्जन आपने यहाँ सिलेक्ट किया है उस पर। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए, नए ब्लॉग होगा तो किसी भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अगर पुरानी वेबसाइट होगी तो आपने हमेशा चेक करना है, किसी HRF टूल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं या गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी उसके बैकलिंक किस यूआरएल पे क्रिएट हुए हुए हैं। जिस स्ट्रक्चर जिस लिंक स्ट्रक्चर पे वो यूआरएल क्रिएट हुए हुए हैं आपने उसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने चेक करना है कि गूगल इसको इंडेक्स कर रहा है ब्लॉग को या नहीं। उसके लिए आप सेटिंग्स के टैब में जाएंगे, फिर यहाँ रीडिंग के टैब पे आपको लास्ट
लास्ट में ऑप्शन नजर आ रही होगी कि क्या आपने अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवा रखा है और बता रखा है कि गूगल मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर ले। और कोई भी यूआरएल स्ट्रक्चर जब आप चेंजेस कर रहे होते हैं अपने यूआरएल स्ट्रक्चर पे, अगर आप कोई ऑलरेडी रनिंग ब्लॉग का डोमेन वर्जन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ब्रोकन लिंक्स या सर्च इंजन की वार्निंग्स बेतहाशा आएंगी। तो मेरा मशवरा ये है जो आपकी ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट चल रही है उसको उसी तरह से चलते रहने दें, इसमें कोई भी चेंजेस ना करें, ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट को। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेटअप परमालिंक। आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और परमालिंक के टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल वेरिएशंस नजर आ रही होती हैं कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा जब आप इनमें से कोई सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पॉपुलर भी है और सर्च इंजन फ्रेंडली भी है, वो है पोस्ट नेम। जब भी आप कोई भी कीवर्ड या टाइटल अपना लिखते हैं तो आपका वही कीवर्ड यहाँ यूआरएल का पार्ट बन जाता है, जिसको आप इस ऑप्शन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपकी ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट है और आपने कोई भी स्ट्रक्चर चेंज कर रखा है और अगर आपको नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, इसमें चेंज मत करें। और अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं और स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी कोई और पैटर्न फाइंड कर रखा था और कोई और पैटर्न चला रहे थे, तो अब अगर आप पोस्ट नेम को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको रीडायरेक्शन का प्लगइन यूज करना पड़ेगा ताकि ओल्ड यूआरएल न्यू यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाए। वैसे तो बेतहाशा प्लगइन्स है मार्केट में एसईओ से रिलेटेड, जिसमें यूज्ड, ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ पॉपुलर प्लगइन है। पर आज जो मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूं वो है यूज्ड एसईओ की। यहाँ आप यूज्ड एसईओ को ओपन करेंगे और उसके बाद आप जनरल टैब में जाएंगे और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई ब्रांड नेम है, अगर आप अपने ही नाम से या पर्सनल नेम से कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली यहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर देंगे। ये लोगो इस्तेमाल होता है जब भी आप मोबाइल में अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट से पहले एक बहुत छोटा सा आइकन नजर आ रहा होता है, वो इसको यूज करते हुए यहाँ आपका आइकन क्रिएट कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी थीम यूज कर रहे हैं जिसमें वो फेविकॉन कोई और पिक्चर शो करा रहा है, वो भी इसी ऑप्शन के थ्रू यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कौन सी पेजेस, कौन से एरियाज को सर्च इंजन तक एक्सेस देनी है। इसके लिए आप खुद सोचेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप वही चीजों को एक्सेस देंगे गूगल सर्च इंजन तक क्रॉल करने की। यूज की इस टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएंगी। अपने पेज और अपने पोस्ट को इस ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि वो इंडेक्स ही हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स ही रहता है। और जिन चीजों को आपने डिसेबल रखना है वो है ऑथर साइट मैप, जो आपको इस ऑप्शन के अंदर शो होंगे। उसके अलावा मीडिया पेजेस को आपने डिसेबल रखना है और फॉर्मेट पेजेस को डिसेबल, डेट आर्काइव को, टैग्स को और फॉर्मेट पेजेस को आपने डिसेबल रखना है। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो आप यूज के इस टैब में जाएंगे और फीचर्स में आपको एक्सएमएल साइट मैप का ऑप्शन नजर आएगा। जो भी चीजें हमने पीछे डिसेबल की है वो इस एक्सएमएल का पार्ट नहीं होंगी। जो इस एक्सएमएल में इंक्लूड होंगी वो वही चीजें होंगी जो आपने सर्च इंजन में इंडेक्स करवानी होंगी, जिस तरह पोस्ट, पेजेस और कैटेगरीज आती है। और जब इसको ऑन करते हैं यहाँ से आपको लिंक क्रिएट होता है एक्सएमएल साइट मैप का, जिसके अंदर एक्सएमएल फॉर्मेट में वो तमाम यूआरएल्स होते हैं जो आप गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हैं या किसी भी और सर्च इंजन में इंडेक्स करवाना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स आपके ऑन होने चाहिए। ये भी एक एसईओ फ्रेंडली प्रैक्टिस है जो कि आपको इस टैब में शो हो रहा होता है। वर्डप्रेस में बेसिकली बाय डिफॉल्ट दो एरियाज होते हैं, एक होते हैं पोस्ट, दूसरे होते हैं पेजेस। पोस्ट आप ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, कोई भी आर्टिकल्स बनाते हैं वो पोस्ट की फॉर्म में बनाते हैं और इस पोस्ट के सेक्शन में क्रिएट करते हैं। पेजेस नॉर्मली यूज होता है आपके स्टैटिक कंटेंट के लिए, जो कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता वो सारा कंटेंट इस एरिया में आता है, जिसकी एग्जांपल है अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पेजेस। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म में अपडेट नहीं होते हैं और आपको इससे कुछ खास ट्रैफिक भी रिसीव नहीं होने वाली होती, तो ये फॉर्मेलिटी के थ्रू आपके वर्डप्रेस का पार्ट होना जरूरी भी है। उसके बाद जब आप पोस्ट या पेज क्रिएट कर रहे होते हैं आपके पास दो ऑप्शन होती है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉग एडिटर ऑन होता है, दूसरा ऑप्शन क्लासिक एडिटर का भी होता है अगर आप इसमें आर्टिकल क्रिएट करने में आपको कोई मुश्किल आ रही है। पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि आप ब्लॉग एडिटर को यूज करें। ये एसईओ फ्रेंडली होता है और यही स्पेसिफिक ब्लॉग्स गूगल को समझा रहे होते हैं कि ये स्पेसिफिक पार्ट वेबसाइट का किस कीवर्ड, हेडिंग्स या किस कंटेंट से रिलेटेड है। तो अब चलते हैं पोस्ट क्रिएशन की तरफ कि कैसे आपको अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है और बेसिक गाइडलाइंस क्या है जिसके अगेंस्ट आपको अपना आर्टिकल क्रिएट करना होता है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी ब्लॉग पर आर्टिकल क्रिएट करने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च का आइडिया नहीं है तो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड अपलोड कर रखी हैं। यहाँ से आपको आइडिया होता है कि आप जिस चीज पर कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और क्या चांसेस हैं आपके गूगल सर्च इंजन में उन कीवर्ड्स पर क्या पोजीशन वो टारगेटेड पोजीशन तक अचीव कर सकते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करते हुए सबसे पहले आता है टाइटल, जिसमें आप अपनी पोस्ट का टाइटल क्रिएट करते हैं और टाइटल आप ऐसा क्रिएट करते हैं जो क्लिकबेट ना हो, एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन आप उस आर्टिकल के अंदर
प्रोवाइड की गई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइटल क्रिएट करता हूँ 10 बेस्ट एसिक्स वॉलीबॉल शूज फॉर कंफर्टेबिलिटी एंड विद क्वालिटी 2020 गाइड। जब आप क्रिएट कर लेते हैं, ये नॉर्मली H1 के फॉर्मेट में होता है, जो कि बैक एंड पे आपके आर्टिकल का H1 हेडिंग कंसीडर हो रही होती है। जैसे ही आप आर्टिकल क्रिएट करते हैं और किसी भी और जगह क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये यूआरएल क्रिएट हो जाता है। तो अब इस यूआरएल को एडिट करना है और इस यूआरएल में वही वर्ड होना चाहिए जो कि आपका मेन कीवर्ड हो। जिस तरह हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट वॉलीबॉल शूज, सिर्फ वही आप यहाँ एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद आती है बात बॉडी की। नीचे जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टाइटल H1 की हेडिंग में क्रिएट हो चुका है, तो अब जो हम हेडिंग क्रिएट करेंगे वो हेडिंग 2 होगी। जिस तरह हम हेडिंग 2 क्रिएट करते हैं एसेक्स रनिंग शूज, हेडिंग 2 क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जितनी भी हेडिंग्स क्रिएट करनी है वो H3 में होनी चाहिए, यानी कि हेडिंग 3 में होना चाहिए। जिस तरह मैं हेडिंग 3 क्रिएट कर देता हूँ एसेक्स वॉली इलाइट, एसेक्स गेट रॉकेट 8, एसेक्स गेट टैक्टिक 2, एसेक्स जेल 1150V, एसेक्स गेट नेट बर्नर बैलिस्टिक। ये वो तमाम मॉडल हैं जो कि इसी स्पेसिफिक ब्रांड नेम से रिलेटेड मल्टीपल मॉडल्स हैं, इसी प्रोडक्ट के, इसी शूज से रिलेटेड प्रोडक्ट के, जिसको हमने H3 में लिखा। इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और आपकी प्रोडक्ट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है इसी तरह उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और इसी के अंदर फर्दर पैराग्राफ्स आप एंटर करेंगे तो आपका एक अच्छा आर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। और ये आर्टिकल और स्ट्रक्चर ही समझाता है गूगल को कि आपके कंटेंट का पैटर्न क्या है और आपका आर्टिकल कितने अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ है। और ये इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी को भी। ये जो आपका रीडर होता है ब्लॉग का, उसको पढ़ने में भी आसानी होती है जब आप इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब बात आती है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जब भी आप कोई ब्लॉग आर्टिकल, मल्टीपल ब्लॉग आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पर क्रिएट कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से जब रिलेशन रखते हैं, तो आप उसी एक आर्टिकल में जब वही बात रिपीट होगी जो आपने ऑलरेडी किसी और आर्टिकल में डिटेल से एक्सप्लेन कर रखी होगी, तो आप यहाँ पर उससे रिलेटेड टेक्स्ट लिखेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर हाइपरलिंक का बटन दबाएंगे और यहाँ पर उसका यूआरएल प्लेस कर देंगे। इस इंटरनल लिंकिंग की हैबिट को आपने अपना पार्ट बना लेना है और रेगुलरली इसको यूज करना है, क्योंकि ये भी क्रेडिबल एसईओ प्रैक्टिसेस में से है। इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको न्यू टैब में ओपन करवाना चाहते हैं या नहीं। रिकमेंडेड यही है कि आप इसको न्यू टैब में ओपन करें ताकि वो विजिटर आपकी वेबसाइट को लीव ना करे और न्यू टैब में वो आप ही की वेबसाइट पर रहे और आप ही के इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड रहे। इससे आपको मैक्सिमम रीडिंग टाइम मिलता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। उस एक्सटर्नल लिंक की आपको यहाँ जरूरत नहीं है, उसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सटर्नल लिंकिंग कब और क्यों क्रिएट करनी चाहिए। नए ब्लॉग को एक्सटर्नल लिंक देने की जरूरत नहीं है और मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड यही है कि आप इंटरलिंकिंग करें, एक्सटर्नल लिंकिंग को अभी फोकस ना करें। किसी भी पोस्ट का पार्ट होता है इमेजेस। इमेजेस के बगैर आपका आर्टिकल इनकम्प्लीट कंसीडर होता है। सिंपली आप जो भी पिक्चर यहाँ अपलोड करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस एरिया में, वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी तो यहाँ राइट साइड पर आपको डिटेल्स एक्सप्लेन हो रही होंगी, जिसमें टाइटल, ऑल टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन जैसी टर्म नजर आ रही होंगी। बाकी चीजें आप फिल करें या ना करें, पर ऑल टेक्स्ट आपने जरूर फिल करना है। इसका एक तो फायदा ये है कि आपकी इमेज की एसईओ हो रही होती है, जिससे गूगल इमेजेस में आपकी पिक्चर जा रही होगी, वहां से विजिटर आने के चांसेस भी पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि किसी भी वजह से अगर आपकी इमेज ब्रेक हो जाती है तो वहां पर खाली इमेज शो होने के बजाय आपका ऑल टेक्स्ट शो हो रहा होगा। कोशिश करें जब आप पिक्चर यूज करेंगे तो उसको किसी भी टूल में आप एडिट करें तब उसको अपलोड करें, क्योंकि जब आप वही पिक्चर रीयूज करेंगे तो ऑलरेडी जिसकी पिक्चर आप रीयूज कर रहे हैं वही गूगल में शो होगा, आपकी पिक्चर के शो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद फीचर्ड इमेज में आप यहाँ कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं जो भी आपके आर्टिकल से रिलेटेड होगी। इसका इस्तेमाल एक और जगह पर भी होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेटा डिटेल्स का। यहाँ जब आप आर्टिकल अपना क्रिएट कर लेते हैं, नीचे यूज्ड एसईओ के सेक्शन में यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होता है जिसमें वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट गूगल में आएगी तो उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल में कैसे शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप इस एडिट के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना टाइटल क्रिएट करेंगे। हमने ऑलरेडी टाइटल क्रिएट किया था जो एज इट इज मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पर आप देख रहे हैं कि वो रेड एरिया में जा रहा है। जब मैं इसमें से कुछ वर्ड्स निकालता हूँ, जैसे कि मैंने विद निकाला तो ये वापस ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है ये आइडियल प्रैक्टिस है। अगर आप एज इट इज इसी तरह गूगल में सबमिट कर देंगे तो
फिर गूगल में आपका टाइटल ब्रेक हो जाएगा और आप अपनी बात सही तरह नहीं समझा सकेंगे। तो इसलिए उतना ही शो कराए जो आइडियल प्रैक्टिस है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके आर्टिकल का मेन गोल है। इसकी इंपॉर्टेंस भी टाइटल के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि जब विजिटर ने गूगल में डिसाइड कर लिया कि आपकी वेबसाइट को विजिट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में से वो डबल चेक करेगा क्या ये वो इन्फॉर्मेशन है जो वो ढूंढने जा रहा था, और फिर आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपने अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करके यहाँ मेंशन जरूर करना है। उसके बाद यहाँ यूज्ड एसईओ में आपको फोकस कीवर्ड का भी ऑप्शन नजर आ रहा होता है। आप इसको फिल कर सकते हैं, पर ये कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं होता आपकी एसईओ के लिए, क्योंकि गूगल ने अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। ये सिर्फ आपको उन कीवर्ड के अगेंस्ट आपको वैल्यू दे रहा होगा और एक रैंडम फार्मूला बनाकर आपको कीवर्ड्स की अवेलेबिलिटी उस यूज्ड में मेक श्योर कर रहा हो। तो आपने एक्चुअल एसईओ को फॉलो करना है और उसके ऊपर एफर्ट करनी है, ना कि आप इस फोकस कीवर्ड को यूज करते हुए इसके ऊपर अपना टाइम लगाएं, जो कि आपको कुछ खास प्रोडक्टिव साबित नहीं होने वाला। इस तरह हमने अपना एक आर्टिकल क्रिएट कर लिया जो कि विदाउट कोडिंग आपने वो पब्लिश भी कर दिया। दूसरा सेक्शन है पेजेस का। पेजेस वो कंटेंट होता है जो कि रैंडमली चेंज नहीं होना है, पर इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज आपकी शॉप है जो आप शूज सेल करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर शूज का एक पेज क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स है, सपोज नाइकी, एडिडास और एसिक्स जैसे ब्रांड्स हैं, जब आपने अपना शूज का पेज क्रिएट किया हुआ होगा और जब आप नाइकी क्रिएट करने वाले होंगे, तो इस ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होगी कि आप पेरेंट पेज शूज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर वो हायरार्की वाइज आप यहाँ पेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और जो कि एक लाइन से ही रिलेटेड है। उसके बाद विजेट्स का सेक्शन होता है जो कि किसी ब्लॉग के राइट साइड पे नजर आ रहा होता है। नॉर्मली आप उस विजेट के ऊपर सबसे पहले सर्च बार को यूज करेंगे। उसके अलावा अपनी रीसेंट पोस्ट को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन के थ्रू यहाँ शो कराएंगे और 5 to 10 आर्टिकल्स आप यहाँ शो करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी रीसेंट पोस्ट से रिलेटेड आप नीचे उसके कैटेगरीज का भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ शो करा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया प्लगइन्स का है कि प्लगइन सिलेक्शन करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मेरी मल्टीपल केस स्टडीज अपलोड हुई हुई हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग से रिलेटेड और एडसेंस ब्लॉगिंग से भी रिलेटेड, जिसे इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। तो जब आप इनमें से किसी भी टाइप का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली जो प्लगइन्स मैंने अपनी केस स्टडीज में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, वही प्लगइन्स आप यूज करेंगे। और ज्यादा प्लगइन्स आपको यूज नहीं करने। मैंने आपको बताया है कि ये आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम इनहांस करेंगे, जो कि कोई अच्छा साइन नहीं है सर्च इंजन रैंकिंग के लिए। उसके अलावा एसएसएल जरूर यूज करना चाहिए, जिस तरह आप वेबसाइट्स में देखते हैं कि वो HTTPS होती हैं। अगर आप शेड होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो वो फ्री एसएसएल प्रोवाइड कर रही होती है और फ्री एसएसएल भी सफिशिएंट होता है। उनको आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको एसएसएल प्लेस कर देंगी। अगर आपकी होस्टिंग में एसएसएल प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आप सिंपली क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से आप फ्लेक्सिबल या फुल के ऑप्शन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एसएसएल मिल जाएगा क्लाउडफ्लेयर की तरफ, जो कि सफिशिएंट होता है बेसिक ब्लॉगिंग के लिए। ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टार्ट लेना चाहते हैं, वर्डप्रेस से स्टार्ट लेना चाहते हैं और एसईओ की गाइडलाइंस पे अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, या बिगिनर हैं जो कि वर्डप्रेस में एसईओ की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपना ब्लॉग क्रिएशन करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में इस वीडियो में दूं। अगर फिर भी मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें और मैं डिटेल आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।